आज हो सकता है थोड़ी लंबी भी खींच दें अपन क्लास। हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। हाँ जी, स्वास्थ्य वगैरह कैसा है आप लोगों की, कैसी पढ़ाई चल रही है। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, आपका सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और पढ़ाई भी आई होप कि आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। क्यों? क्योंकि आप सब लोग अपने टारगेट को लेके बहुत सीरियस हो, इसीलिए हम यही आस करते हैं, हम यही आशा कर रहे हैं आप लोगों से, यही हमारी होप है कि आप लोग बिना किसी के कहे यानी सेल्फ मोटिवेटेड फॉर्म में अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। आ जाइए प्यारे बच्चों, फटाफट ऐड हो जाइए सभी लोग, फिर हम करेंगे स्टार्ट आज की कहानी। गुड इवनिंग, प्रणाम प्रणाम जी। नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा गणी। आ जाइए फटाफट, शाबाश। सर आप कैसे हैं? सर तो भैया बिल्कुल ठीक है जी, एकदम। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बेटा जी, अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो हो सकता है स्वास्थ्य जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम एकदम से एडेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए स्वास्थ्य का भी, क्योंकि जब तबीयत ठीक होगी आप लोगों की तभी तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ जी, आ जाइए। ओके, चलिए तो आज की क्लास यहां से शुरू करते हैं भाई साहब। हम तो लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जैविक वर्गीकरण शुरू कर दिया था, और जैविक वर्गीकरण जब शुरू किया तो उसमें कुछ टॉपिक्स की हमने बात की थी। जैसे सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो किसने दिया? तो वो थे जी हमारे आदरणीय एरिस्टोटल साहब जो है, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। और कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया? तो सबसे पहला था प्लांट, उसको किया 3 ग्रुप में। फिर आ गया था एनिमल, उसको कर दिया 2 ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद में आए थे आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया। फिर 2 किंगडम की कुछ कमियां रह गई थी, उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए फिर कौन आया? फिर आए थे हेकल, और हेकल जो है उसने 3 किंगडम प्रपोज किया। फिर हेकल की कमी जो रह गई थी, यानी जो कमी और बच गई, उसको कंप्लीट करने के लिए फिर कौन आया? कॉपलैंड, और उसने 5 किंगडम प्लान दिया था, 4 किंगडम। और फिर एक कमी और जो बची थी, लास्ट ड्रॉबैक जो बच गया था एक और, उसी ड्रॉबैक को कंप्लीट करने के लिए आ गए थे फिर वीटेकर। ये चीजें मैं आपके लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कंप्लीट। ठीक है, यहां तक की बात जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर एक सूचना जनहित में जारी, सभी सुनिए नर और नारी, जल्दी से यहां पर सुनिए जी। क्या सूचना है? वो सूचना ये है कि आप लोगों का बहुत जल्दी एक टेस्ट होने वाला है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा टेस्ट होने वाला आपका कब है? इसी संडे को। बहुत बहुत बधाई हो जी, आपका टेस्ट है इसी संडे को। अब सर सिलेबस क्या आएगा, ये बड़ी दुविधा है। ठीक है, इसके सर सिलेबस क्या आने वाला है इसमें बॉटनी का? तो देखिए जी, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना सब लोग। ठीक है, कि कौन सा सिलेबस बॉटनी का आने वाला है इसमें। तो बॉटनी में देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। तो सिलेबस देखिए इसमें अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले आएगा सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान से सुनना, सेल यूनिट ऑफ लाइफ।
फिर आएगा सेल डिवीजन यानी सेल साइकिल वाला चैप्टर, और आएगा आपके लिविंग वर्ल्ड। आप कहोगे सर 3 चैप्टर आएंगे? हाँ जी 3 चैप्टर आएंगे, बिल्कुल आएंगे 3 चैप्टर, क्यों नहीं आएंगे? क्यों, हमने ये पढ़ा नहीं था कि ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है, ये वाली चीज भी हमने पढ़ ली थी। तो अब यहां पर बात की जाए कि भाई साहब यहां पर ये जो दोनों चीजें हैं, सेल डिवीजन और सेल यूनिट और लिविंग वर्ल्ड, तो बेटा जी इस पेपर में आपके ये तीनों चैप्टर आएंगे, लेकिन ये जो चैप्टर होगा इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो रहेंगे बच्चों ज्यादा, इसके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे, लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे और इन दोनों के क्वेश्चंस थोड़े से कम होंगे। कम क्यों? क्योंकि इनका पेपर हमारा हो चुका है एक बार। ये यहां पर इसलिए ऐड किए जा रहे हैं कि आप लोगों का रिवीजन भी साथ साथ में होता रहे इन चैप्टर्स का, आप इन चैप्टर्स को भूले नहीं, इसीलिए ये दोनों चैप्टर भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस कम होंगे, ठीक है। और लिविंग वर्ल्ड जो होगा ये डोमिनेंट रहेगा, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड के होंगे और इनके क्वेश्चन थोड़े से कम रहने वाले होंगे। ये बात क्लियर हो गई क्या? बताइए। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? अब टेस्ट सिलेबस में मेरे साथ इतने मैसेजेस आए हुए हैं, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि सर टेस्ट का सिलेबस क्या है, सर समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट कैसे होगा, कितना सिलेबस आएगा, कितना नहीं आएगा। तो भाई साहब पहली चीज तो बेटा जी एक तो ये देखिए कि आपके एसजी जो हैं, ठीक है, आपके एसजी जो हैं उनसे आप एक बार कंसल्ट कीजिए। और दूसरी चीज, जब आपको क्लास में बताया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बेटा, है ना। ये चीज मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट कर दी है। अब आई थिंक कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब बताइए, अब किसी को भी टेस्ट के अंदर आपका जो रेगुलर टेस्ट है, रेगुलर टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो निर्माण बेच का टेस्ट होता है स्पेशली उसकी बात कर रहा हूं मैं, टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं। आपका जो रेगुलर टेस्ट है निर्माण बेच का, उसके अंदर यह सिलेबस आने वाला है। बोलिए फटाफट। क्लियर हुई बेटा बात? ये भाई बॉटनी में पढ़ाता हूं मैं, तो बॉटनी का बता सकता हूं ना बेटा। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो फिजिक्स का सर आएंगे, अभी सर की क्लास होगी, सर से डिस्कस करना, सर बताएंगे आपको बिल्कुल, ठीक है। बॉटनी का सिलेबस कंप्लीट है आपका, यानी क्लियर है, कोई समस्या नहीं है बॉटनी में, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। चलिए जी अब बढ़ते हैं अपन आगे, कहानी शुरू करते हैं जी आज की क्या कहानी, आज की क्या कहानी रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने लास्ट जो पॉइंट हमने खत्म किया था लास्ट क्लास में वो था 5 किंगडम प्लान, और मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास जो शुरू करने वाले हैं वो कौन सी, वो होगी जी 6 किंगडम प्लान। अब 5 किंगडम प्लान जब कंप्लीट हो गया, 5 किंगडम प्लान जब यहां पर कंप्लीट हो गया, तो 6 किंगडम प्लान किसने प्रपोज किया बेटा? तो 6 किंगडम प्लान की बात करें तो ये किसने प्रपोज किया था? तो प्रपोज्ड बाय कार्ल वोज। ये लीजिए, ये साइंटिस्ट है जी, कार्ल वुड जो साइंटिस्ट है, इन्होंने 6 किंगडम प्लान को प्रपोज कर दिया। अब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो ध्यान से सुनने वाली चीज। इन्होंने किया क्या था, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे 2 किंगडम प्लान किस बेसिस पे हुआ, तो हम कहते हैं सेल वॉल मेनली बेसिस था, ठीक है सर। 5 किंगडम प्लान किस पे हुआ, या पूछे आपसे 4 किंगडम प्लान या 3 किंगडम प्लान किस बेसिस पे, तो सभी का बेसिस रखा गया था, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा यहां पर, तो वो देखिए क्या होगा कि 6 किंगडम प्लान जो है वो कार्ल वुड ने यहां पर कंप्लीट किया था। अब कार्ल वुड जो है, इन्होंने किस बेसिस पर 6 किंगडम प्लान दिया बेटा जी? अब सुनना आपको ध्यान से, यहां पर किस बेसिस पे था, बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अपडेटेड भी है, अपडेटेड यानी लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग है। किस बेसिस पे दिया? तो बेसिस था यहां पर 16S rRNA स्टडी, यानी जो 16S होता है। अब कई बोलेंगे सर 16S क्या होता है, ये क्या लिख दिया आपने, ये तो क्या लिख दिया, तो डरावना सा शब्द आ गया 16S। अरे भाई 16S आपको जब मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बताया था तो याद होगा, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम याद है, प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम में 30S होता है, 30S, और 30S के अंदर 16S rRNA मिलता है। बताई हुई कहानी है। तो 30S में जो 16S rRNA होता है
उसकी स्टडी की थी उन्होंने, और उसकी स्टडी के बेसिस पे कितने किंगडम यहां पर बताए, टोटल 6। अब 6 किंगडम कौन कौन से बताए जी, तो बेटा जी यहां पर जो टोटल 6 किंगडम बताए थे वो कौन कौन से, तो देखिए हमारे पास अभी कौन कौन से किंगडम है बेटा जी, तो एक है हमारे पास मोनेरा। अभी 5 किंगडम में कौन कौन से हैं, पहला मोनेरा, मोनेरा के बाद में दूसरा, तो दूसरा बोलिए जी, जोर से बोलिए, प्रोटिस्टा। जय माता दी नहीं कहना है, प्रोटिस्टा। फिर आ जाएगा तीसरा फंजाई, तीसरा ग्रुप फंजाई हो गया। फिर फंजाई के बाद में तो इसको प्लांट कह दीजिए या प्लांटी कह दीजिए, बात एक ही होती है। और लास्ट एंड फाइनल हो जाएगा एनिमल। मतलब टोटल ग्रुप कितने हो गए यहां पर 5। लेकिन ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है यहां पर 6 किंगडम। तो सर ये तो 5 है, फिर 6 कहां हुए, तो 6 कैसे हुए वो सुनना। देखो तो कार्ल वूज ने क्या किया था, कार्ल वूज ने 16s की स्टडी की। हाँ जी सर 16s जो होता है वो 70s में मिलता है और 70s प्रोकैरियोट्स में होता है। तो इसने किया क्या, इसने मोनेरा की स्टडी की बेटा। किसकी स्टडी की, मोनेरा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, मोनेरा ही होते हैं। तो मोनेरा की स्टडी की, और मोनेरा की स्टडी करके क्या बोला, इन्होंने कहा कि मोनेरा जो ग्रुप होता है उसमें ही 2 होते हैं, कौन कौन से, तो एक तो होता है आर्किया। मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया, किसको डिवाइड किया, मोनेरा को। तो मोनेरा को 2 में डिवाइड किया, एक आर्किया में और एक हो गया यू बैक्टीरिया। यानी यहां पर अब बताइए टोटल कितने किंगडम हुए, टोटल हो गए 6 किंगडम। कौन कौन से, एक आर्किया, एक यू बैक्टीरिया, एक प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। इसमें से अगर देखोगे तो ये दोनों कैसे हैं बेटा, तो ये दोनों हो गए प्रोकैरियोटिक, ये दोनों प्रोकैरियोटिक है सर, ठीक है। तो ये चारों जो होंगे, इन चारों को क्या कहा जाएगा बोलिए, तो इन चारों को यूकैरियोटा कह दूं क्या, बोलिए यूकैरियोटा। यूकैरियोटा मतलब यूकैरियोटिक सेल। तो ये चारों यूकैरियोटा है और प्रोकैरियोटिक में आर्किया और यू बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गए हैं। यहां तक की बात समझ में आई है आपको, क्लियर। अब यहां पर एक चीज और कही जाती है, क्या, तो एक चीज और कही जाती है, वो क्या है, वो लिख रहा हूं देखो यहां पर। और वो ये कहा जाता है कि ये जो कार्ल वूज है ना भाई साहब, यही कार्ल वूज जो है, इन्होंने क्या किया, तो यहां लिखते हैं कार्ल वूज जो है इन्होंने प्रपोज्ड किया था क्या, उसकी कहानी भी बताऊंगा। प्रपोज्ड 3 डोमेन सिस्टम, क्या प्रपोज कर दिया बेटा, 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज्ड कर दिया। अब आपको यह समझ में आने की जरूरत है कि डोमेन क्या होता है। ये तो नया शब्द आ गया यार, डोमेन क्या है, ये शब्द, डोमेन क्या है ये शब्द समझना पड़ेगा। तो समझिए, आपने देखिए पहले पढ़ा था फाइलम, ठीक है, यहां पढ़ा हमने किंगडम, ठीक, इसके बाद में क्लास। अब आपसे अगर ये पूछे फाइलम क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप, फाइलम क्या होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रुप ऑफ क्लास इज फाइलम। हाँ जी सर कह सकते हो कि क्लास के ग्रुप को फाइलम कहता हूं। तो फिर किंगडम क्या होता है, तो किंगडम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फाइलम इज किंगडम, तो फाइलम का ग्रुप हो जाएगा किंगडम। अब क्या किंगडम का भी कोई ग्रुप होता है क्या, तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में हाईएस्ट कैटेगरी कहां तक है, किंगडम तक है। लिविंग वर्ल्ड में हाईएस्ट कैटेगरी कहां तक होती है, लिविंग वर्ल्ड में वो होते हैं किंगडम तक। लेकिन बेटा किंगडम का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ किंगडम इज कॉल्ड डोमेन। मतलब समझ में आया क्या, डोमेन क्या होता है, किंगडम के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ किंगडम इज कॉल्ड डोमेन। यानी डोमेन जो होता है वो किंगडम के ग्रुप को कहा जाता है। जैसे क्लास के ग्रुप को कहते हैं फाइलम, फाइलम के ग्रुप को कहते हैं किंगडम, तो वैसे ही किंगडम के ग्रुप को कहा जाएगा डोमेन। आई थिंक आपको यह चीज यहां तक क्लियर हो गई है जी, बोलिए फटाफट, क्लियर हुआ क्या, डोमेन वर्ड क्लियर हुआ क्या आपको, हां या ना, यस एंड नो, बोलिए फटाफट, डोमेन क्लियर है, हाँ जी बच्चों, ठीक। अब डोमेन कैसे हुआ था वो समझो, देखो डोमेन वाली कहानी पूरी बता रहा हूं। आपसे पूछने वाला क्वेश्चन तो क्या है, ये 3 डोमेन किसने प्रपोज किया, 6 किंगडम जो है वो कार्ल वूज ने, और 3 डोमेन भी कार्ल वूज ने किया। लेकिन ये डोमेन का जो सिस्टम चला था ना बेटा, वो कैसे चला था वो समझो। देखो
शुरुआत में हमारे पास था एक प्रोजिनोट। क्या था बेटा जी? प्रोजिनोट था। अब सर ये प्रोजिनोट क्या होता है? प्रोजिनोट का मतलब होता है जहां से लाइफ शुरू हुई है ना, उस पॉइंट को कहते हैं प्रोजिनोट। क्या बोलेंगे? जहां से लाइफ शुरू हुई उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को हम प्रोजिनोट कहते हैं जी। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा? प्रोजिनोट कहेंगे। यानी यहां से लाइफ शुरू हुई। ठीक, अब इस लाइफ को क्या किया जाएगा? तो इस लाइफ को यहां पर दो डोमेन में डिवाइड कर दिया। कितने डोमेन में? दो में। कौन कौन से? तो एक तो था प्रोकैरियोटा, एक डोमेन तो प्रोकैरियोटा, और एक जो डोमेन था वो यूकैरियोटा। दो डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। किसको? प्रोजिनोट। यानी जहां से लाइफ शुरू हुई वो प्रोजिनोट है। इस प्रोजिनोट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। यानी लाइफ जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बेटा जी ये जो क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन को क्या कहा गया? दैट इज कॉल्ड टू डोमेन सिस्टम। क्या बोला गया? बोलो। इसको कहा गया टू डोमेन सिस्टम। और टू डोमेन सिस्टम जो है वो किसने बोला था? किसने प्रपोज किया? दैट इज प्रपोज्ड बाय चेटोन। कौन था जी? चेटोन। अरे चैटिंग तो खूब जानते हो ना आप लोग। चैटिंग, अरे चैटिंग में तो माहिर है सर हम, है ना। चैटिंग तो कैसे भी करवा लो। तो चैटिंग जो है ना, उस चैट जो है वो ऑन हो गई है। कितने लोगों के बीच में होती है चैट? चैट होती है जी दो लोग, कम से कम दो लोग चाहिए ना चैट करने के लिए। तो इसीलिए चैट ऑन हुई दो के बीच में, दो डोमेन के बीच में चैट ऑन हो गई। यानी टू डोमेन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय चेटोन साइंटिस्ट। आई थिंक यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक की बात आपको समझ में आई तो आगे की बात अब आपको समझ में वैसे ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इतने तो हम समझदार हैं। कैसे जी? ये जो प्रोकैरियोटिक है, ये जो प्रोकैरियोटिक है, इसको क्या किया जाएगा? तो प्रोकैरियोटिक को ही भाई साहब यहां पर कन्वर्ट कर दिया आर्किया में और यू बैक्टीरिया में। ये लीजिए, किसको कन्वर्ट किया? प्रोकैरियोटा को कन्वर्ट कर दिया जी। ठीक, अब यूकैरियोटा, तो ये लीजिए ये यूकैरियोटा है ये। ठीक है, तो ये यूकैरियोटा। और अब इस क्लासिफिकेशन को क्या कहेंगे हम? दैट इज कॉल्ड ए थ्री डोमेन। तो ये थ्री डोमेन सिस्टम हो जाएगा बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? थ्री डोमेन सिस्टम। ये थ्री डोमेन हो गया। और थ्री डोमेन किसने प्रपोज किया? ये था जी कार्ल वुज। ये कहानी थी थ्री डोमेन की। ऐसे थ्री डोमेन प्रपोज हुआ था यहां पर। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल बता दी। बाकी आपसे ये पूछेगा नहीं कि टू डोमेन किसने किया था, लेकिन पता होना चाहिए हमारे को। और वैसे पूछने वाली जो चीज है ना, अरे पूछने वाली चीज क्या है? वो ये है, कार्ल वुज प्रपोज थ्री डोमेन सिस्टम और सिक्स किंगडम प्लान। क्लियर है क्या? किसी को भी कोई पेट दर्द, सर दर्द, गले में दर्द, बोलो जल्दी फटाफट। हाथ पैर पेट में कहीं पर भी दर्द हो तो बोलो फटाफट, दवाई दी जाएगी अभी। फटाफट कंप्लीट करो इसको, सिक्स किंगडम को। बढ़े फिर आगे। बोलिए जल्दी से। मतलब आप लोगों को ये है ना कि आपकी जो आदतें हैं उनसे रिलेटेड कोई चीज बता दो आपको, है ना। आपकी जो आदत होती है उनसे रिलेटेड कोई चीज बता दो, फिर तो आपको खूब याद होता है। क्या? हाँ, ये कौन कह रहा बे? सर हार्ट में दर्द हो रहा है। दिल में दर्द सा जगह है? हार्ट में दर्द हो रहा है सर। हम्म, चलें आगे बढ़े। हाँ जी, दिल में दर्द सा जगह है। अब देखिए जी, यहां से स्वागत करते हैं आज, यहां से अब स्वागत करते हैं जी दर्द डिस्को। यस, मोनेरा किंगडम।
आज यहां पर डांस किया जाएगा, मोनेरा किंगडम का गर्दा उड़ाया जाएगा, मोनेरा किंगडम का हलवा बनाया जाएगा, मोनेरा किंगडम यहां से शुरू करते हैं। यानी हमने बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो तो कर लिया कंप्लीट। ठीक, अब क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद में यहां पर एक एक जो किंगडम है उसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आता है नंबर मोनेरा का, और मोनेरा की जब बात करें हम लोग तो मोनेरा के सबसे पहले पढ़े जाएंगे प्यारे बच्चों जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर की बात करें तो कौन कौन से जनरल कैरेक्टर होते हैं जी? तो मोनेरा जो होता है बेटा वो होता है यूनिसेलुलर। मोनेरा कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, ये हमने पढ़ लिया था। यूनिसेलुलर होता है और साथ में ही क्या होगा? वो होगा प्रोकैरियोटिक। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ रही है। अब देखना भाई साहब, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है ना, तो अब यहां पर फटाफट चुटकियों में चीजें चलने वाली है। देखो क्यों चुटकियों में, कैसे? वो इसलिए क्योंकि प्रोकैरियोटिक आपको सेल वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ाया था, पूरा डिटेल से पढ़ाया था, कहानियां सुना सुना के पढ़ाया था। ठीक है, क्या क्या पढ़ाई थी चीजें वो देखिए जी। अब यहां पर मोनेरा जो है उसके जनरल कैरेक्टर क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला जनरल कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है इसीलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब मैं लिखता जाऊंगा, आपको यहां पर कनेक्ट करते जाना एक एक पॉइंट को, क्योंकि डिटेल में मैं बता चुका हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इसीलिए बताया था वहां पर कि यहां रिवीजन होता रहेगा और स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। फिर दूसरा इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है प्रोकैरियोटिक में, उस न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहते हैं कि ये होता है बेटा जी नेक्ड। कैसा मिलेगा? नेक्ड होता है। ये नेक्ड क्यों होता है? तो यहां लिख देंगे ड्यू टू absence ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन यानी चरखी। याद आया चरखी वाली कहानी? चरखी नहीं होती है इसके पास। जब चरखी ही नहीं है तो फिर धागा कहां लपेटा जाएगा? धागा लपेटा जाएगा हाथ में, यानी कोई ना कोई अल्टरनेट आने वाला है। और जब अल्टरनेट आएगा इसका मतलब क्या आ जाएगा? वो आ जाता है जिसको हम कहते हैं पॉलीएमीन्स। तो पॉलीएमीन्स प्रेजेंट होते हैं, और पॉलीएमीन्स होने की वजह से क्या कहा जाएगा कि पॉलीएमीन्स होने की वजह से इसमें ट्रू क्रोमोसोम नहीं पाए जाते। बोलिए जी, याद हो रही है सब चीजें? ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट। और जब ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं तो क्या बन जाते हैं? तो इसमें बन जाता है जीनोफोर। यस, तो जीनोफोर प्रेजेंट। अब इसको जीनोफोर कह दीजिए या इसी को न्यूक्लियोइड कह दीजिए, बात एक ही होती है। जीनोफोर या न्यूक्लियोइड जो होता है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है सर, यहां तक की बात तो समझ में आ रही है। अब जीनोफोर या न्यूक्लियोइड अगर इसमें प्रेजेंट है तो आगे का कैरेक्टर क्या होगा? तो आगे क्या लिख सकते हैं अपन? और बोलिए इसमें क्या लिखें? तो इसमें लिखेंगे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे बेटा? वो हो जाएंगे जी एब्सेंट। जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल वो सारे के सारे एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। राइबोसोम कौन सा? आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, पुरानी यादें आ रही होंगी, पुरानी यादें ताजा हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो, राइबोसोम कौन सा होता है प्रोकैरियोट्स में? सर 70S होता है। बिल्कुल सही बात है जी। और क्या लिख सकते हैं कि सर इसमें फ्लैजिला होता है? हाँ जी, फ्लैजिला तो होता है यार, फ्लैजिला तो मिलता है, लेकिन फ्लैजिला में क्या एब्सेंट रहेगा? तो फ्लैजिला में हम क्या कहते हैं? 9+2 सिस्टम क्या हो जाता है? एब्सेंट। क्यों एब्सेंट हो जाता है जी? तो 9+2 सिस्टम इसलिए एब्सेंट हो जाता है क्योंकि ये यूकेरियोट्स में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा? फ्लैजिला मिलता है। और ये फ्लैजिला कौन से प्रोटीन का बना होता है? तो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ। ठीक है, तो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ इसमें होता है। और क्या बोल सकते हैं? तो और हम कह सकते हैं साइटोस्केलेटन। सर ये तो आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो? हाँ जी बिल्कुल लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि पूरा पढ़ाया हुआ है डिटेल में। साइटोस्केलेटन एब्सेंट, पूरा सेल का चैप्टर पढ़ाया हुआ डिटेल से एक एक चीज। और जब साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है तो साइक्लोसिस यानी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी
absent हो जाता है। ये करेक्टर है आपके मोनेरा के जनरल करेक्टर। हाँ, प्लाज्मिड वगैरह लिखना चाहो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शाबाश। प्लाज्मिड वगैरह लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। चलो लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। आपको याद आ रहा है, याद आना चाहिए, तो यहां लिख देते हैं अपन 11 नंबर। प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जी, ये लीजिए, प्लाज्मिड प्रेजेंट हो गया। ठीक है, यहां तक बोलो, कोई दिक्कत। मीजोसोम्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, मीजोसोम्स के बारे में भी लिखा जा सकता है। करो इसको कंप्लीट करो फटाफट एक बार इसको। एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर करते हैं आगे। हाँ बेटा, सब लिख सकते हो आप, होपोनॉइड वाला ये सब लिख सकते हो, गैस वैक्यूल होपोनॉइड जितने भी करेक्टर है ना वो सब लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये मोनेरा के हो गए बेटा जी जनरल करेक्टर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना चाहेंगे अपन, क्या, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा क्या, कि बैक्टीरिया एज ए सोलो मेंबर, बैक्टीरिया एज ए सोलो मेंबर, मेम्ब्रेन क्यों लिखना चाह रहा हूं मैं, सोलो मेंबर ऑफ मोनेरा। ये ध्यान रखना बेटा, इसमें सोलो मेंबर ऑफ मोनेरा कहा जाता है किसको, बैक्टीरिया को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोनेरा में सबसे ज्यादा, ठीक है, मोनेरा में सबसे ज्यादा जो है वो कौन मिलता है, डोमिनेंटली बैक्टीरिया ही मिलते हैं। मोनेरा में सबसे ज्यादा डोमिनेंटली कौन प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोलो मेंबर। समझ में आ रही है कहानी, सोलो मेंबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो है वो यही होता है, इसलिए उसको सोलो मेंबर ऑफ मोनेरा कहा जाएगा। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, हाँ, सोलो भी लिख सकते हैं, सोले भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। SOLO भी लिख सकते हैं, SOLE भी। आपको अगर SOLE ज्यादा ठीक लग रहा है तो आप वो लिख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी को ई बना देता हूं लो, बस सोलो भी ठीक होता है, सोले भी ठीक होता है, दोनों ही ठीक है जी। ठीक है, अब चलिए शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनना, यहां पर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा बाक्टीरिया की जब शेप की बात करें तो कितने टाइप की शेप, तो ये भी हमने वैसे इनडायरेक्टली आपको एक बार में पढ़ा चुका हूं, सेल वाले चैप्टर में भी आता है ये। ठीक है, तो शेप ऑफ बैक्टीरिया, कितने टाइप की शेप होती है बैक्टीरिया की, तो जो सबसे पहली शेप है बैक्टीरिया की, इसको कहते हैं बेटा, बैक्टीरिया जो होता है वो होता है एक तो कोकस शेप में। कैसा होगा, कोकस शेप में होता है एक बैक्टीरिया को। ठीक, फिर दूसरा जो होगा इसको कहते हैं अपन बैसिलस, तो ये हो गया है जी यहां पर बैसिलस बैक्टीरिया, सेकंड बैसिलस बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट जो होता है इसको कहते हैं जी हम विब्रियो, ये नाम भी मैं आपको सेल वाले चैप्टर में बता चुका हूं चारों। और लास्ट एंड फाइनल ये होता है आपके स्पाइरिलम। ये टोटल यहां पर 4 टाइप के बैक्टीरिया, कौन कौन से, कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, विब्रियो और स्पाइरिलम। अब बेटा इसमें देखिए, सुनिए ध्यान से, अब क्या होता है, कोकस का मतलब क्या होता है, कोकस का मतलब होता है बेटा राउंड शेप, यानी जो बैक्टीरिया राउंड शेप्ड होता है, या राउंड के बजाय आप स्पेरिकल लिख दो, बात एक ही है कि जो राउंड शेप में या स्पेरिकल फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं, कोकस। जैसे
इस टाइप के बैक्टीरिया, ये लो, ये वाले जो बैक्टीरिया होंगे इनको क्या बोलेंगे अपन, इनको बोलेंगे कोकस बैक्टीरिया। यानी जो राउंड शेप में होता है उसको बोलते हैं अपन कोकस बैक्टीरिया। बैसिलस, बैसिलस का मतलब क्या होता है, बैसिलस का मतलब होता है बेटा रोड शेप्ड, ठीक है। तो ये लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपके रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया आपके यहां पर रोड शेप्ड। हाँ बेटा, तो देखिए कोकस है वो राउंड शेप्ड है, बेसिलस है वो रोड शेप्ड है। रोड शेप्ड होगा मतलब इस टाइप का प्रेजेंट रहेगा, देखो रोड के जैसा दिखेगा ये, ठीक है। हिंदी में बोले तो छड़ाकार कहते हैं इसको। विब्रियो कैसा होता है, तो विब्रियो होता है बेटा जी कोमा शेप्ड, तो ये कोमा शेप्ड हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल स्पाइरलम, स्पाइरलम कैसा होगा, तो ये हो जाता है स्पाइरल, स्पाइरल शेप्ड, इसको हम स्पाइरल शेप्ड कहते हैं जी। तो ये स्पाइरल शेप्ड हो गया, ये कोमा शेप्ड हो गया, ये रोड शेप्ड और ये राउंड शेप्ड। कोमा शेप अगर बनाए अपन तो देखो इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का, ठीक। और स्पाइरल वाला बनाए तो इस टाइप से, ठीक है। आप देखो इस स्पाइरल वाले में आप देखोगे तो आपको फ्लैजिला दिख रहे हैं बहुत सारे, इस टाइप से फ्लैजिला होते हैं बहुत सारे, ठीक। कोमा शेप विब्रियो वाला जो इसमें फ्लैजिला हो सकते हैं इस टाइप से। ये जो रोड शेप्ड है इसमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहां की बात करें इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो मतलब यहां पर आपको ये तो सबको ही पता है कि कोकस, कोकस बैक्टीरिया है वो राउंड शेप में होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कोकस का, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोकस बैक्टीरिया नेवर हैव फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला क्या होगा इसमें हमेशा एब्सेंट। तो फ्लैजिला ऑलवेज एब्सेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी। कोकस बैक्टीरिया में कभी फ्लैजिला नहीं मिलता है, किसी भी कोकस बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, किसी भी कोकस में। जैसे आपने सुना माइक्रोकोकस नहीं होगा जी, मोनोकोकस नहीं होगा, डिप्लोकोकस नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होगा। जिसमें कोकस लग गया इसका मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं मिल सकता, ये सीधी सीधी कहानी है। फिर आता है बेसिलस। बेसिलस के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, तो बेसिलस के लिए हम लिखते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर मिलती है वो कौन सी मिलती है। यानी सीधी भाषा में बोले तो ये कहते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा सामान्य प्रकार की आकृति या सबसे ज्यादा कॉमन टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है, शेप जो होती है, वो कौन सी, बेसिलस। यानी सबसे ज्यादा बैक्टीरिया बेसिलस टाइप के मिलते हैं हमारे को। ये बात क्लियर हुई, तो सबसे ज्यादा बेसिलस टाइप के, कोकस उसमें कभी फ्लैजिला नहीं मिलेगा। अब इन दोनों में क्या ध्यान रखना है, इन दोनों की कहानी सुनना। देखो इन दोनों की कहानी जो है वो ये सुनो। कोमा जो है, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे बनाऊं तो इसको मैं कह सकता हूं अभी ये कैसा है, ये है कोमा, अब ये कोमा शेप में है ना अभी। तो अब इसी को क्या करूं मैं, इसी को मैं यहां देखिए थोड़ा सा और मोड़ दूं ऐसे, तो अब क्या बन गया ये पूरा, अब बन गया ये स्पाइरल। यानी कोमा जो शेप्ड है, इसी कोमा वाले से ही मैंने स्पाइरल बना दिया क्या, हां सर बन गया। कैसे बना भाई, ये ऐसे बना कि अगर ये जो स्पाइरल हो रहा है, जो टर्न हो रहा है, अगर ये एक टर्न पूरा हो जाता है, देखो एक टर्न पूरा हो गया तो इसको बोल देते हैं स्पाइरल। अगर कोई भी टर्न, कोई भी बैक्टीरिया एक टर्न पूरा कर लेता है ऐसे, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं स्पाइरल। और एक से कम टर्न रह गया, एक से कम टर्न रह गया तो उसको क्या बोल देंगे, कोमा शेप्ड कह देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, जल्दी से बोलिए जी, जल्दी बोलो फटाफट, यस एंड नो। अगर अगर एक टर्न पूरा नहीं हुआ तो कौन सी शेप होगी, कोमा शेप। और एक टर्न पूरा हो गया तो क्या बोल देंगे उसको, स्पाइरल शेप्ड कह देंगे। यानी यहां पर कोमा शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड में मेन फर्क किस चीज का है, टर्न का फर्क है, ठीक है। तो अगर लेस देन 1 टर्न दैट इज कॉल्ड कोमा शेप। तो यहां लिख सकते हैं अपन कि कोमा शेप जो होता है उसमें क्या रहेगा, लेस देन
लेस देन 1 टर्न, लेस देन 1 टर्न प्रेजेंट। ओके बेटा, एक से कम टर्न प्रेजेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं विब्रियो। क्लियर हुई बात। और स्पाइरल क्या होगा, तो स्पाइरल लिखते हैं कि यहां पर 1 और मोर देन 1, 1 और मोर देन 1 टर्न, 1 और मोर देन 1 टर्न प्रेजेंट। एक या एक से ज्यादा टर्न अगर प्रेजेंट होगा तो उसको कहा जाएगा स्पाइरलम। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई, और अब आपका ये टॉपिक भी पूरा कंप्लीट है। यानी आपको शेप तो पहले से ही पता थी, यहां पर नई चीज क्या ऐड कर दी हमने, नई चीज जो ऐड की है बेटा वो क्या है, वो है जी इसमें कि इनके एक एक स्पेशल पॉइंट भी अपने को ध्यान रखने। स्पेशल पॉइंट क्या, कि कोकस कभी मोटाइल नहीं होता क्योंकि फ्लैजेला कभी मिलता ही नहीं है। ठीक, सबसे कॉमन टाइप की शेप बेसिलस वाली होती है। विब्रियो में स्पाइरलम में क्या फर्क है, विब्रियो होता है एक टर्न से कम वाला, स्पाइरलम होता है एक या एक से ज्यादा टर्न वाला। तो आई थिंक आपको यह चीज क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, अरे बोलो यार जल्दी, हाँ या ना। हाँ जी, हुई क्या चीज क्लियर। हम्म, विब्रियो का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कोकस के मैंने बहुत सारे बताए आपको, ठीक है, डिप्लोकोकस, माइक्रोकोकस, ये सब। बेसिलस में लैक्टोबैसिलस लिख लो, लैक्टोबैसिलस जो दही बनाता है वो वाला हो गया। ठीक, फिर दूसरा विब्रियो में विब्रियो कोलेरा आ जाएगा, और स्पाइरलम में स्पाइरलम टाइप के जितने भी बैक्टीरिया सब आ जाएंगे, स्पाइरलम कोकस है ऐसे करके, तो वो। ठीक है, हाँ हाँ जी, आज मोनेरा खत्म कर दीजिए, मोनेरा। चलो अब मुझे ये बताओ, सुनिए 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 ध्यान से, मोनेरा खत्म कर दीजिए सर, आज मोनेरा खत्म कर दीजिए, ये कह रहे हैं। आपको पता है कि एनसीईआरटी में मोनेरा कितना बड़ा दे रखा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोनेरा है ना वो 1.5 पेज या 2 पेज में मैक्सिमम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मोनेरा है वो 1.5 या 2 पेज में है, ज्यादा नहीं है। तो वो तो एक क्लास भी नहीं लगेगी मुझे, वो तो एक क्लास भी नहीं लगेगी। लेकिन उसी को डिटेल में पढ़ोगे ना तो मोनेरा में 3 क्लास लगती है बेटा कम से कम। क्यों, क्योंकि चीजें बहुत पढ़ने वाली है, समझ गए, चीजें बहुत पढ़ने वाली है, तो डिटेल में पढ़ेंगे जी हम तो डिटेल में पढ़ेंगे। जिसको कम पढ़ना है वो इसमें से काट छांट करके अपने आप कम कर लेना। जिसको लगता है मेरे को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है तो वो इसमें से, भाई ज्यादा चीज में से कट कर सकते हो आप, वो आपके पास ऑप्शन है। कम को ज्यादा नहीं कर सकते ना आप, तो अपन तो पूरा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जिसको कम पढ़ना है वो कम कर ले, अपने आप काट लीजिए उसमें से, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई। हाँ जी, लुक्स लाइक सिंघम, ओहो, अरे भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ये तो है कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट। सर मूछें बड़ी मस्त लग रही है, मस्त की गई है भाई, ऐसे थोड़ी ना लग रही है अपने आप, है ऐसे थोड़ी ना होती है, मस्त की गई है, हर चीज अपने आप मस्त थोड़ी ना हो जाती है, मूछों को मस्त किया गया है इसलिए हुई है मूछ। हाँ ठीक है, आ जाइए जी, रेस्पिरेशन, बहुत मस्त चीज आने वाली है अब बहुत ही मजेदार सी चीज आने वाली है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया जो है, इस रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया को हम यहां से डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, कि यहां से हम क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू करते हैं, किसको, वो देखिए, वो देखिए रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया जो है इसको मैंने डिवाइड किया बेटा जी 2 पार्ट में। 2 पार्ट में डिवाइड कैसे किया, तो हमने इसको जो डिवाइड किया था उसका बेसिस क्या था, पहले तो ये लिख दें, किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी प्रेजेंस, प्रेजेंस एंड absence, प्रेजेंस एंड absence ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस एंड absence ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन
प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर, क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? चलिए अब मैं नहीं बोलूंगा, ये वाला कमेंट नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो घनी बेइज्जती हो जाएगी है। बेइज्जती तो क्या है, चलिए अपने घर की बात है, घर घर वालों में क्या बेइज्जती होती है वैसे तो, है घर, भाई घर में भी तो अपन जैसे पेरेंट्स वगैरह कुछ भी बोल रहे हो वो बेइज्जती थोड़ी ना है, तो अपन तो फैमिली है, ठीक है। हाँ जी, चलिए देखो अब तो चलिए मुझे मतलब वो पॉइंट याद आ रहा है बार बार, चलिए ठीक है, इतना ही कह सकता हूं कि बेटा भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, ठीक है। बस समझ गए, समझने वाले समझ गए। बस मेरे पास तो मैं इतनी दुआ दे सकता हूं कि भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करे। चलिए आ जाइए, आ जाइए अब यहां पर आइए जी। अब सब ध्यान देख के पढ़ेंगे, अब सब ध्यान देके पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं हम। जल्दी से आ जाइए फटाफट, तुरंत प्रभाव से इधर। क्या गलतियां करते हैं? सबसे पहला रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में सबसे पहला टाइप कौन सा? तो इसको कहते हैं हम एरोबिक टाइप का या ऑक्सी रेस्पिरेशन। सबसे पहला कौन सा? एरोबिक या ऑक्सी रेस्पिरेशन आएगा सबसे पहला टाइप। और जो दूसरा दूसरा जो होगा इसको क्या कहा जाएगा? तो दूसरा जो टाइप आता है, इस दूसरे टाइप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा एनॉक्सी या एनएरोबिक, एनॉक्सी या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब समझना बेटा जी, यहां पर मुझे इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एरोबिक या ऑक्सी का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनॉक्सी या एनोरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। अब सब लोग एक बार के लिए चैट को छोड़ दीजिए जी, एक बार चैट को छोड़ दीजिए और पढ़िए फटाफट यहां पर, ठीक है। यहां पर फटाफट पढ़िए। अब क्या चीज समझने वाली है, नहीं तो गड़बड़ करोगे और पेट दर्द होना शुरू होगा जी, उसकी कोई दवाई नहीं मिलेगी फिर। इसलिए ध्यान से सुनिए यहां पर सभी, क्या कि एरोबिक या ऑक्सी रेस्पिरेशन जो होता है, इसको बेटा जी यहां पर सर ने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड किया? एरोबिक को या ऑक्सी वाले को। एरोबिक या ऑक्सी को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दो टाइप में डिवाइड किया, तो कौन कौन से दो टाइप, कौन कौन से दो टाइप होंगे? तो वो होंगे सबसे पहला ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी ऑक्सी रेस्पिरेशन, ठीक है। अब मीनिंग समझना आपको, यहां पर बहुत मजेदार चीज आने वाली है। और एक होता है प्यारे बच्चों फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव ऑक्सी रेस्पिरेशन, ठीक है। ये पहला टाइप आया, यानी एक ऑब्लिगेटरी ऑक्सी, एक फैकल्टेटिव ऑक्सी। अब आपको यह समझना है कि ये जो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी है इनमें फर्क क्या होता है बेटा। तो देखो पहली चीज मैं डिस्कस करूं यहां पर कि ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है। तो बेटा ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि जिसका हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो, हिंदी में अविकल्पी कहते हैं, यानी जिसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेटरी कहते हैं। तो ऑब्लिगेटरी जो है इसमें क्या होगा? ऑब्लिगेटरी ऑक्सी का मतलब, ध्यान से सुन लेना बेटा, ऑब्लिगेटरी ऑक्सी का मतलब क्या होता है कि ऐसा रेस्पिरेशन या कह दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई तो उनकी डेथ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं हमारी, तो हमारी जो है उसमें हमारे को ऑक्सीजन चाहिए चाहिए भाई साहब रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको या ऐसे बैक्टीरिया जिनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया तो वो क्या हो जाएगी? उनकी डेथ हो जाती है। उसको कहते हैं जी ऑब्लिगेटरी। यानी यहां पर हम क्या लिख दें? ऑक्सीजन मस्ट बी, ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट, must be present for respiration, must be present for respiration if oxygen is absent, if oxygen is absent organism
became ऑर्गेनिज्म बिकम्स डेड। ये लीजिए कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना कंपलसरी है, लेकिन अगर ऑक्सीजन अब्सेंट हो गई तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा बेटा जी, बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, तो बैसिलस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये बताइए मुझे, ये समझ में आ गया कि आपको, हां या ना, यस एंड नो, बोलो बताओ फटाफट। ये बात क्लियर हुई क्या? हाँ, स्ट्रिक्टली एरोबिक भी कह सकते हैं इसको, यानी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए भाई साहब को, ऑक्सीजन अब्सेंट हुई नहीं, मामला गड़बड़ हुआ नहीं। फैकल्टेटिव ऑक्सी क्या है, ये आएगी कहानी समझने वाली, और इसमें होता है जी गड़बड़। ये गड़बड़ वाली, ओ हो, ये क्या हो गया सर, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया हमारे साथ। पेपर देने के बाद में यूं हाथ लगा के माथे के, ओ हो, ये बहुत गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि हमने समझा ही नहीं था, हमने रटने की कोशिश की थी, उसको समझने की कोशिश हमने की ही नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि वो हम चैट में बिजी थे, उस टाइम पर चैट कर रहे थे, इसलिए नहीं की। तो यहां पर ध्यान देना सभी लोग कि आपको एग्जाम के टाइम पर अपने माथे को नहीं पकड़ना पड़े कि क्या हो गया मेरे साथ। यहां पर सुनिए ध्यान से, फैकल्टेटिव ऑक्सी रेस्पिरेशन क्या होता है? तो बेटा जी, फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? हमारे पास ऑप्शनल है, ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शंस कैसे है हमारे पास? कि फैकल्टेटिव ऑक्सी का मतलब होता है कि ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई बैक्टीरिया जो नॉर्मली तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में रहता है। नॉर्मली कैसा रहता है? नॉर्मली कैसा रहता है? जो यहां लिखा गया है ना उसका उल्टा बोलना है। लिखा क्या गया है? लिखा गया है ऑक्सी, तो ऑक्सी का उल्टा क्या बोलेंगे? अनोक्सी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हां जी सर। तो ऐसा बैक्टीरिया जो नॉर्मली कैसा रहता है? ऑक्सी का अपोजिट यानी एनोक्सी, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में रहता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगी तो भी वो जिंदा रह जाएगा। नॉर्मली रहा ऑक्सीजन की अब्सेंस में, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई तो भी जिंदा। जिंदा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां क्या लिखें? नॉर्मली ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म नॉर्मली, नॉर्मली रेस्पायर, रेस्पायर इन ऑक्सीजन अब्सेंस। नॉर्मली किसमें किया बेटा जी? नॉर्मली ऑक्सीजन की अब्सेंस में किया, ठीक। बट इन absence, but in absence of oxygen it can be live। ये लीजिए कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई तो भी लाइव रह सकता है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऑक्सीजन के एब्सेंस में रहते थे हम, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो ऑक्सीजन, हम तो जिंदा रहेंगे, हमारा ऑक्सीजन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जिन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है, वो सारे के सारे किसके जैसे होते हैं? वो इसके, यानी वो नॉर्मली तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाए तो भी जिंदा रह जाते हैं, उनको कहते हैं ऑब्लिगेट आपके फैकल्टेटिव ऑक्सी रेस्पिरेशन। क्लियर हुई क्या बात? जल्दी से बोलिए यस एंड नो। ये दोनों क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, फिर ग्रीन सिग्नल दीजिए जल्दी से, जल्दी से ग्रीन सिग्नल दे दीजिए, ये आपको समझ में आ गया हो तो। जल्दी से बोलिए, यहां तक समझ में आ गया हो तो। क्या लिख दिया मैंने फिर एब्सेंस लिख दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, यहां पर एब्सेंस, बट इन प्रेजेंस, यहां प्रेजेंस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, मतलब बोल दिया प्रेजेंट, लिख दिया एब्सेंट, है ना। ये लीजिए, कई बार हो जाता है ऐसा, छोटे छोटे बातें होती रहती है ऐसी।
ये लीजिए, ठीक है। हो गया हो गया हो गया हो गया आप सब। हम्म हो जाता है बेटा, बोल दिया, बोला हमने कुछ और, लिख कुछ और दिया, हो जाता है ऐसा, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? चंचल बेटा अभी आएगा थोड़ी देर में, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आ जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो बढ़ते हैं आगे अब, और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज के लिए। और वो क्या होगा? वो होगा जी यहाँ पर नेक्स्ट जो है, इसको हम कहेंगे ऑक्सी बैक्टीरिया। और ऑक्सी बैक्टीरिया भी कितने टाइप की? तो वो भी दो टाइप, यानी एनोक्सी बैक्टीरिया। पहला कौन सा होता है? पहला हो जाएगा ऑब्लिगेटरी एनोक्सी। पहला कौन सा? ऑब्लिगेटरी एनोक्सी रेस्पिरेशन फर्स्ट टाइप। ठीक है, ये एनोक्सी, ऑब्लिगेटरी एनोक्सी रेस्पिरेशन पहला टाइप हो गया। और दूसरा टाइप जो होगा, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेटा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनोक्सी रेस्पिरेशन, फैकल्टेटिव एनोक्सी रेस्पिरेशन कहा जाएगा। अब इनमें क्या होगा? ऑब्लिगेटरी एनोक्सी का मतलब क्या हुआ जी? तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या ऑब्लिगेटरी एनोक्सी मतलब है कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस होना जरूरी है। ऑक्सीजन की अब्सेंस में तो क्या करेगा वो? ऑक्सीजन की अब्सेंस में तो वो लाइव रहेगा। ऑक्सीजन अब्सेंट है तो लाइव है, ठीक है, बढ़िया मस्त रह रहा है। लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते ही क्या हो जाएगा? उसकी डेथ। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं अपन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मस्ट बी। अब कोई कह रहा है सर यहां पर शुड बी, तो शुड बी लिख लो भाई। ऑक्सीजन मस्ट बी, हम यहां पर ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मस्ट बी absent, must be absent for organism, for organism if oxygen present, if oxygen present then it becomes dead। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो ये क्या हो जाएगा? डेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है बेटा क्लोस्ट्रीडियम। क्या एग्जाम्पल हो जाता है इसका? क्लोस्ट्रीडियम इसका एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो लाइव रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते ही इसकी डेथ हो जाएगी। अब बताइए, अब आप बताएंगे यहां पर क्या? तो अब आप बताएंगे यहां पर फैकल्टेटिव एनोक्सी क्या होता है बेटा? फैकल्टेटिव एनोक्सी का मतलब क्या है जी? तो फैकल्टेटिव एनोक्सी यानी फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन मिलेगा तो कौन सा ऑप्शन? तो हम कहते हैं कि नॉर्मली कैसा करता है। तो बेटा मैंने क्या कहा? नॉर्मली कैसा करता है? जो लिखा हुआ है ना यहां पर, उसका उल्टा बताना होता है, बस ये ध्यान रखो। नॉर्मली कैसा करेगा? जो लिखा हुआ है उसका उल्टा। तो यहां क्या लिखा है? फैकल्टेटिव एनोक्सी लिखा है, इसका मतलब नॉर्मली कैसा करने वाला है? नॉर्मली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करने वाला है। तो यहां लिख सकते हैं अपन कि इसमें ऑर्गेनिज्म नॉर्मली कैसा रेस्पिरेशन करता है? तो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली, ऑर्गेनिज्म नॉर्मली रेस्पायर, ऑर्गेनिज्म नॉर्मली रेस्पायर इन ऑक्सीजन प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेगा बेटा जी, क्योंकि इसका उल्टा बोलना है ना एनोक्सी का। तो नॉर्मली प्रेजेंट रेस्पायर इन ऑक्सीजन प्रेजेंस, बट इट कैन, बट इट कैन लाइव इन ऑक्सीजन अब्सेंस, ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी लाइव रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों स्यूडोमोनास। क्या है इसका एग्जाम्पल? स्यूडोमोनास इसका एग्जाम्पल माना जाएगा। ये आपके रेस्पिरेशन की कहानी क्लियर हो गई जी। यहां तक क्लियर हुआ क्या? जल्दी से देखो एक बार फटाफट, यहां तक कंप्लीट है क्या? शेप ऑफ बैक्टीरिया हो गया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया हो गया बेटा, शेप ऑफ बैक्टीरिया एंड रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया।
बोलिए जी, यहां तक क्लियर है क्या? आप देखो, ऑब्लिगेटरी वाले में गलतियां नहीं करोगे, ऑब्लिगेटरी में गलती नहीं करने वाले आप, ऑब्लिगेटरी में कहीं गलती नहीं करने वाले, क्योंकि ऑब्लिगेटरी में तो क्या होता है पता है कि ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या तो प्रेजेंस में रहता है तो ऑब्लिगेटरी ऑक्सी, एब्सेंस में रहता है तो ऑब्लिगेटरी एनोक्सी। समस्या कहां आती है? फैकल्टेटिव में। तो आपको फैकल्टेटिव में क्या चीज पकड़नी है? मैंने क्या बोला आपको? फैकल्टेटिव में आपको यह ध्यान रखना है नॉर्मली कैसा होता है। तो नॉर्मली कैसा बताएंगे अपन? जो लिखा हुआ है ना उसका उल्टा बताएंगे। फैकल्टेटिव ऑक्सी यानी नॉर्मली कैसा हो जाएगा? फैकल्टेटिव ऑक्सी का मतलब नॉर्मली ऑक्सीजन के अब्सेंस में रहता है, उल्टा बताना है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फैकल्टेटिव एनोक्सी मतलब जो नॉर्मली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है जी। तो ये आपके रेस्पिरेशन बैक्टीरिया भी हुआ पूरा समाप्त। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बोलो जी। अरे बेटा, यहां पर उल्टा बोला जाता है, उल्टा बोलना है। फैकल्टेटिव ऑक्सी, फैकल्टेटिव ऑक्सी का मतलब होता है जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में तो रहता है, लेकिन ऑक्सीजन आ गई तो भी जिंदा रह गया, इसीलिए तो फैकल्टेटिव ऑक्सी बोला ना, कि ऑक्सीजन का विकल्प है उसके पास। ऑक्सीजन नहीं है तो जिंदा तो रह ही रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आ गई तो भी जिंदा रहेगा। इसलिए फैकल्टेटिव एनोक्सी यानी कि वो नॉर्मली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है, लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई तो भी जिंदा रह सकता है, इसलिए फैकल्टेटिव एनोक्सी। ठीक है। हाँ, इनको लग रहा है कि सर इधर उधर हो गए, इधर उधर नहीं हुए हैं, वो सही लिखा है मैंने। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, आंखें खोल के, थोड़ा सा आंखें खोल के, दिमाग खोल के, और फिर पढ़ना। ठीक है। इतना सारा याद कैसे करेंगे? जैसे दूसरे टॉपिक याद करते हैं, हाँ? जैसे दूसरे टॉपिक याद करते हैं ऐसे ये याद करेंगे। और इतना सारा कहां है? थोड़ा सा ही तो है, इतना सारा कहां है? ठीक है बेटा। चलिए, तो आज हम यहीं तक ही कंप्लीट करेंगे। बाकी आपकी जो भी नेक्स्ट क्लास है शायद फिजिक्स की है, तो सर आएंगे अभी, है ना, तो 5-7 मिनट पहले मैं कर रहा हूं अभी कंप्लीट इसको, क्योंकि पता नहीं ऐसी जो है वो बंद हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, बोला नहीं जा रहा मेरे से। ठीक है, तो आज अभी यहीं 5 मिनट पहले मैं एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट दिन यानी जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उस दिन अपन थोड़ी एक्स्ट्रा लेके और इसको कंप्लीट कर देंगे फिर। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया क्या? तो आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक कौन सा होने वाला है? नया टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और कल मिलेंगे शाम को अपन फिर से इसी एपिसोड में, इसी चैनल पे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, सभी को बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहिए जी, ऐसे ही। हाँ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेटा कल की क्लास में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं, बाकी मिलेंगे अपन कल।